दोस्तों आपने ये खबरें तो सुनी ली होगी कि 2020-21 में इंडिया की जीडीपी 7.7% से कम होगी। या चाइना जीडीपी के मामले में इंडिया से काफ़ी आगे निकल चुका है। या इस साल बांग्लादेश जीडीपी पर कैपिटा के मामले में इंडिया से आगे निकलने वाला है। नहीं तो आपने 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। इन सारी खबरों में एक चीज़ कॉमन है, जीडीपी। अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा कि आखिर ये जीडीपी होती क्या है और जीडीपी बढ़ी या जीडीपी घटी, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सो गाइज, मैं हूं अतुल और अगले कुछ ही मिनटों में हम डिटेल से समझेंगे जीडीपी के बारे में और साथ ही नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इनके बारे में भी हम समझेंगे। और साथ में हम ये भी समझेंगे कि किसी भी इकोनॉमी के लिए जीडीपी ग्रोथ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहे तो सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी यानी किसी भी देश की सीमाओं के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की टोटल वैल्यू, यानी ये जो हमारा देश है इसकी ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन सभी की मार्केट वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो आ जाएगी हमारी जीडीपी। अब इस डेफिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जरा विस्तार से समझते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस शब्द को देखिए, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। आम भाषा में बोले तो वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर्स, जूते, कपड़े, कॉस्मेटिक, सीमेंट और वो सारी चीज़ें जिन्हें हम बाजार में बेच सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के अनुसार सेवाओं को भी प्रोड्यूस किया जाता है और इन्हें मार्केट में बेचा जाता है, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर हो या एजुकेशन, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। ऐसी सारी सर्विसेज जिन्हें प्रोवाइड करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर हमसे पैसे चार्ज करता है उसे जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट। दूसरी बात, जीडीपी में सिर्फ फाइनल वस्तुओं के वैल्यू को ही ऐड किया जाता है, ना कि रॉ मटेरियल की वैल्यू को। अब इस चीज़ को ज़रा एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कार बनाती है। अब वो कार बनाने के लिए मार्केट से बहुत सारा कच्चा माल खरीदेगी, जैसे कि टायर, स्टील, रबर, ग्लास, पेंट। ये सब चीज़ें वो कंपनी नहीं बनाती, वो ये मार्केट से खरीदती है। तो जिन कंपनियों ने इसे प्रोड्यूस किया होगा, अगर वो इस कार बनाने वाली कंपनी को ये चीज़ें बेचते हैं तो इन चीज़ों की कीमत जीडीपी में ऐड नहीं की जाएगी, क्योंकि जब कार बन के मार्केट में आएगी तब उसका जो प्राइस बनेगा उसमें सारे कच्चे माल की कीमत, कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट और कंपनी का प्रॉफिट, ये सब मिलके प्राइस बनेगी। इसलिए जीडीपी में सिर्फ कार की फाइनल प्राइस को ही ऐड किया जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि जीडीपी की कैलकुलेशन में कोई डबल काउंटिंग ना हो। 1 फाइनेंशियल ईयर। जीडीपी में सिर्फ एक वर्ष के अंदर किए गए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ही ऐड किया जाता है। यानी अगर कोई कार बनी है लेकिन इनकी टायर्स का उत्पादन पिछले साल ही किया गया था, तो कार की कीमत में से टायर्स का कीमत घटा दी जाएगी और ये टायर की कीमत पिछले साल की जीडीपी में जोड़ दी जाएगी। प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। अब तक हमने ये समझा कि प्रोडक्शन देश की बॉर्डर्स के अंदर होना चाहिए, लेकिन क्या ये मायने रखता है कि प्रोडक्शन किसने किया है? चलिए समझते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारे देश के अंदर जितनी भी कंपनियां काम करती है उनके अंदर कुछ स्वदेशी है और कुछ विदेशी, जैसे कि टाटा, रिलायंस, इंडियन रेलवे, इन्फोसिस। साथ ही कुछ कंपनियां विदेशी है, जैसे यूनिलीवर, वोडाफोन, अमेजॉन, सैमसंग। इन सभी द्वारा किए गए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कुल मूल्य को ही हमारी जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। इसलिए जीडीपी में ये बात मैटर नहीं करती कि उत्पादन भारतीयों ने किया है या विदेशियों ने, बशर्ते बात यही है कि उत्पादन भारत की जमीन पर होना चाहिए। मॉनेटरी वैल्यू। जीडीपी के कैलकुलेशन के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के सिर्फ उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। तो ऐसी ही सेवाएं और वस्तुएं जिनका पेमेंट हम मार्केट वैल्यू पर पैसे के रूप में करते हैं उन्हें ही सिर्फ जीडीपी में जोड़ा जाता है। इस चीज को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। हमारी माँ दिन भर घर में कितना सारा काम करती है, कपड़े धोना, खाना बनाना। अब इस काम के लिए उसे कोई भी पेमेंट नहीं किया जाता, इसलिए काम चाहे काम कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसको मार्केट प्राइस पे पेमेंट नहीं दिया जा रहा है तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। दूसरा उदाहरण, वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम। आप में से कुछ लोगों ने एक चीज तो गांव में नोटिस ही की होगी कि अगर गांव में लोग अलग अलग तरह की फसलें लेते हैं तो कुछ किसान जिन्हें मार्केट में जाकर अनाज खरीदना
महंगा पड़ता है वो किसान अपने ही किसी पहचान वाले किसान को जाकर अपने द्वारा की गई फसल को देते हैं और उसके बदले में उसके द्वारा की गई दूसरी किसी प्रकार की फसल को लेते हैं। जैसे किसी के पास गेहूं ज़्यादा था, उसने सामने वाले को गेहूं देकर चावल ले लिया, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तो इस व्यापार को हम जीडीपी के अंदर काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण हमारे एग्रीकल्चर का देश की जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। इम्पोर्टेंस ऑफ जीडीपी। जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति नापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक हालत कैसे है। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है तब अर्थव्यवस्था में बहुत सारा पैसा आता है। जैसे उत्पादन से मजदूरों को उनका वेतन मिलता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है, और साथ ही कंपनी के मालिक और शेयर होल्डर प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये सारा पैसा लोगों की जेब में इनकम बन के आता है। इसी पैसे से लोग तरह तरह की वस्तुएं खरीदते हैं और इसके कारण उनका जीवन स्तर बढ़ता है। इसीलिए किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास नापने के लिए जीडीपी का उपयोग भी किया जाता है। जीडीपी ग्रोथ रेट। दोस्तों, आपने इस खबर को तो सुना ही होगा कि जब अगस्त 2020 में हमारी जीडीपी क्वार्टर 1 में 23.9% से क्रैश हुई थी। इसी तरह अखबारों में हमारी जीडीपी ग्रोथ के बारे में एस्टिमेट आते रहते हैं। तो ज़रा समझते हैं कि जीडीपी ग्रोथ क्या होती है और जीडीपी के ग्रोथ रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, जीडीपी हर साल बदलती है, या तो घटती है या बढ़ती है। यानी पिछले साल की तुलना में हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी या कितनी घटी, इसका अगर हम परसेंटेज में अनुमान लगाए तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट कहलाती है। इसे हमेशा ध्यान में रखें कि जीडीपी को टोटल फिगर में एक्सप्रेस किया जाता है और जीडीपी ग्रोथ रेट को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। दोस्तों, आपने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ये दो टर्म तो सुने ही होंगे। चलिए ज़रा इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। ज़रा इसे इस एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए 2019 में किसी देश में 1000 वस्तुओं का निर्माण हुआ था और हम उनकी एवरेज प्राइस 100 रुपये कंसिडर करते हैं, तो टोटल जीडीपी हुई 1 लाख रुपए। अब यही उत्पादन 2020 में 1200 वस्तुएं हो जाती है, लेकिन औसत कीमतें 105 रुपये होती है। तो इसे गुना करने पर हमारी जीडीपी निकल के आती है 1,26,000 रुपये, यानी 26% की बढ़ोतरी। यही आप देख सकते हैं कि हमारा वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं बढ़ा, बल्कि हमारी वस्तुओं की प्राइजेस भी बढ़ी है। तो यहाँ पर प्राइजेस बढ़ने की वजह से हमारी जीडीपी में ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसीलिए जीडीपी को बेस ईयर के प्राइजेस पे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए कि अगर हम 2019 को ही बेस ईयर मानते हैं तो इसकी जो प्राइजेस है 100 रुपीज़, इससे हम आज की वस्तुओं की कीमत निकालेंगे जो आएगी 1,20,000 रुपये। अब हमारी ग्रोथ रेट निकल के आती है सिर्फ 20%, मतलब हमारा उत्पादन एक्चुअली में सिर्फ 20% बढ़ा है। तो जब हम हमारी जीडीपी को करंट ईयर के प्राइजेस से कैलकुलेट करते हैं तो अब उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, और जब हम इसे बेस ईयर के प्राइजेस से कैलकुलेट करते हैं तब हम इसे रियल जीडीपी कहते हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे कि रियल जीडीपी ये ज़्यादा रिलायबल फैक्टर है किसी भी इकोनॉमिक की ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए। पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, जब हम जीडीपी की फिगर को देखते हैं तो पूरे देश के लोगों की टोटल इनकम रहती है, यानी देश में सारे लोग कुल मिलाकर कितना कमाते हैं। इससे ये नहीं पता चलता कि इतनी आय कितने लोगों ने कमाई है। तो जीडीपी के फिगर्स को देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि किसी देश के लोगों का एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, क्योंकि किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होती है तो किसी की कम। इसके लिए हम जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करते हैं। पर कैपिटा रियल जीडीपी को निकालने के लिए हमें हमारी रियल जीडीपी को हमारी पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति औसतन कितना कमाता है। इसीलिए दो देशों के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करने के लिए जीडीपी पर कैपिटा एक ज़्यादा रिलायबल फैक्टर है जीडीपी से। इंडियाज़ जीडीपी। दोस्तों, अब ज़रा भारत की जीडीपी के बारे में जान लेते हैं। भारत में 1996 तक जीडीपी के आंकड़े ये सालाना पब्लिश हुआ करते थे, लेकिन 1996 के बाद जीडीपी के आंकड़ों को क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है। क्वार्टर वाइज यानी अब जीडीपी के आंकड़ों को हर 3 महीने बाद पब्लिश किया जाता है और हर बार ये एस्टिमेट पिछले 3 महीनों के लिए होता है।
ज़रा हम देख लेते हैं कि आज इंडिया का जीडीपी कितना है। तो अगर हम 2019-2020 का इकोनॉमिक सर्वे देखें तो उसमें 2019-2020 का जो जीडीपी एट करंट प्राइजेस है, यानी हमारा नॉमिनल जीडीपी, वो आता है 204.4 लाख करोड़ रुपए। और हमारा जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइजेस, यानी हमारा रियल जीडीपी आता है 147.8 लाख करोड़। इस बात को नोट कीजिए कि इन आंकड़ों के लिए इंडिया में जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है वो लाख करोड़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इंटरनेशनल कंपैरिजन जब हम करते हैं तब जीडीपी को ट्रिलियन में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए 1 लाख करोड़ इज इक्वल टू होता है 1 ट्रिलियन। अब हम इन आंकड़ों को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर इसे इंडियन रुपी और डॉलर के एक्सचेंज रेट से एडजस्ट करें तो हमारा रियल जीडीपी आ जाता है 2.11 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और हमारा नॉमिनल जीडीपी आ जाता है 2.92 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब ये हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है, जो कि हमें 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर तक अचीव करना है, उससे हम आज की जीडीपी को कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिए कि जब हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम हमारी नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि रियल जीडीपी के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि अगले 4 सालों में हमें हमारे जीडीपी में 2 ट्रिलियन डॉलर्स जोड़ने हैं। अब कोरोना पैंडेमिक के कारण हमारी ग्रोथ जो निगेटिव में चली गई थी, उससे रिकवर करने के लिए और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाइए सभी नए वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपके मन में जीडीपी या इकोनॉमी के किसी भी टॉपिक के बारे में कोई सवाल या कन्फ्यूजन हो तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा।